हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित जीके जीएस का यह मैराथन प्रश्नों का सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले सक्षमता पर आधारित होगा एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखेंगे। आइए बिना देर के हुए चलते हम लोग अपने पहले नंबर प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे स्क्रीन पर कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो हम सभी जानते हैं कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये उत्तर पूर्व भारत के यानी नॉर्थ ईस्ट भारत के असम राज्य में स्थित है। अर्थात इस पहला नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, यानी ऑपरेशन फ्लड जो है वो बाढ़ नियंत्रित से संबंधित है या दुग्ध के आयात से या फिर डेयरी के विकास से। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि फ्लड से संबंधित जब बात आती है तो हम लोग के जहन में क्या जाता है कि वो बाढ़ से संबंधित होगा, लेकिन यहाँ ऑपरेशन फ्लड जो है यह बाढ़ से संबंधित नहीं है। यह जो है यह डेयरी के विकास से संबंधित है। दुग्ध के उत्पाद से भी नहीं कहेंगे, किसके? डेयरी के विकास से। और दूध की उत्पाद बढ़ाने के लिए जो आया था वह था व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? श्वेत क्रांति। व्हाइट का हिंदी श्वेत, तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध के उत्पादन वृद्धि को बढ़ाने के लिए आया था। और ये डेयरी के विकास के लिए जो आया था वो ऑपरेशन फ्लड आया था। तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो जो धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है, धान प्रमुख रूप से एक खरीफ फसल है। याद रखिएगा, फसल का जब कैटेगराइज किया जाएगा तो कुछ फसल रबी फसल है, कुछ खरीफ है और कुछ जायद है। तो खरीफ फसल उसे कहा जाता है जो कि जून जुलाई में बोए जाते हैं और फिर अक्टूबर नवंबर में उस फसल को काट लिया जाता है। ये वो फसल जो है खरीफ फसल कहलाती है। तो धान खरीफ फसल की श्रेणी में आता है और इसके लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। दोमट मिट्टी वैसी मिट्टी को कहते हैं जिसमें बलुई और कले दोनों की मात्रा, बलुई और कले यानी काई दोनों की मात्रा समान रूप में हो, उसको हम लोग कहते हैं दोमट मिट्टी। यानी वहाँ वो मिट्टी में बालू की मात्रा भी और कले की मात्रा भी बराबर अनुपात में होगी, तो वो धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी है जिसको अन्य नाम रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि यह कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। धान की खेती के लिए कौन मिट्टी मानी जाएगी? दोमट मिट्टी मानी जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए आप दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि इससे सभी लोग अपना बेहतर फ़ायदा उठा सके, अपनी पूरी तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि अधो वैज्ञानिक को जाता है वह कौन है, उनका नाम क्या है? तो ये जो श्रेय जाता है हरित क्रांति का, हरित क्रांति जो है वह खाद्य फसल खासकर गेहूं और चावल, लेकिन सबसे अधिक अगर बात की जाए तो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि को लेकर के जो है हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। और इसके जो जनक के रूप में जाने जाएंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन या डॉक्टर वी कुरियन, कहीं कहीं पर दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारे स्क्रीन पर कि राणा प्रताप सागर ये किससे संबंधित है। तो इससे राणा प्रताप सागर जो है यह किस लिए है जाना जाता है? तो राणा प्रताप सागर जो है यह बांध बना करके चंबल नदी पर, कहाँ? राजस्थान में। ये कहाँ बनाया गया है? चंबल नदी पर। किस जगह पर? राजस्थान में। कब? तो 1970 में। और इससे कार्य क्या लिया जा रहा है? तो इससे जल विद्युत परियोजना का, यानी जल विद्युत या ये परियोजना है जिससे जल की ये से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। राणा प्रताप सागर कहाँ बांध है स्थित है? तो राजस्थान में। किस नदी पर? चंबल नदी पर। कब बनाया गया? 1970 में। क्या कार्य हो रहा है? तो जल विद्युत परियोजना का कार्य हो रहा है, यानी वहाँ से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो सबसे अधिकतम दूरी होती है वह किस तिथि को होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो सबसे अधिकतम दूरी होती है वह स्थिति अपसौर की स्थिति कहलाती है। किस नाम से जानते हैं? अपसौर की स्थिति के नाम से जानते हैं। और ये सबसे अधिक दूरी जो है यह इसी महीने, जो अभी महीना यानी जुलाई के महीने में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि सूर्य और पृथ्वी की सबसे अधिकतम दूरी किस महीने रहती है?
4 जुलाई को यह स्थिति कौन सी स्थिति कहलाती है? अपसौर की स्थिति। हालांकि अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि अधिकतम दूरी होने के बावजूद भी हम लोग को उत्तरी गोलार्ध में जो है वह अधिक गर्मी क्यों पड़ती है। तो ये जो है गर्मी का जो कारण है वो ये है कि पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, तो परिक्रमा के दौरान क्या होता है कि प्रत्येक दिन जो है पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार से बनती है कि कुछ जो ये है वो सूर्य के सामने सीधी पड़ती है, तो उस हिसाब से गर्मी की स्थिति बनती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति सीधी पड़ने लगती है कब? 21 मार्च के बाद से। इसलिए 21 मार्च के बाद से इधर जो है गर्मी की स्थिति बढ़ने लगती है। तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होगी, यानी उस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिकतम दूरी होगी। और उपसौर की एक स्थिति आती है, उपसौर। कौन सी स्थिति? उपसौर की स्थिति। यह कब आती है? तो यह आती है 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। और इस दिन जो है सूर्य और पृथ्वी की स्थिति में सबसे कम दूरी होती है उपसौर की स्थिति में। कब? उपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी में सबसे कम दूरी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। हमारे सीवी रमन साहब जो वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक गुजरे हैं, उन्हीं के ये में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 1987 से यह शुरू हुआ है और इस साल 2024 में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है उसका जो थीम रहा है वह रहा है विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। क्या रहा है 2024 का थीम? तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी जो है 2024 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य थीम रहा है। और यह किसके ये में मनाया जाता है? तो सीवी रमन। कब से? 1987 ईस्वी से मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किनके ये में? तो मेजर ध्यानचंद। किनके ये में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के ये पर जो है जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष अपने भारत देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह जो है ये 29 अगस्त की तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष युवा दिवस मनाया कब जाता है? तो याद रखिएगा युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है और यह मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर। ऑप्शन नंबर डी इसका 9वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां है कि मोहनजोदड़ो जो है यह कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है यह प्राचीन हड़प्पा कालीन सभ्यताओं का एक जगह रहा है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, यानी मुर्दों का टीला कह सकते हैं हम लोग, मुर्दों का पहाड़ कह सकते हैं, जिसका अर्थ है। और यह स्थित है पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध राज्य में जो है यह जगह स्थित है। अभी चूंकि ये जो पता लगा था उस वक्त तो यह भारत का हिस्सा था, उसके बाद जो है यह हड़प्पा सभ्यता पूरा सिंधु हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सिंधु नदी के आसपास के इलाके में विकसित हुई सभ्यता रही है और यह जो जगह स्थित है यह सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है कि OMR, जिस पर हम लोग अक्सर परीक्षा देते हैं। अब तो दो प्रकार की होती है, एक CBT एग्जाम होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो इसमें तो कंप्यूटर के मदद से टेस्ट होता है, लेकिन OMR के रूप में जो परीक्षा होता है तो उसका पूरा नाम क्या है? 1 मार्क रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है या ऑन मनी रीडर है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि यह ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, यानी हम लोग उसके जो आंसर करते हैं उसको ऑप्टिकली उसके मार्क को रीड किया जाता है। इसीलिए बताया जाता है कि जब भी हम लोग OMR में किसी भी प्रश्न का उत्तर दें तो पहली बात कि गलत हो या सही हो, हम लोग एक ये के लिए एक ही उत्तर को ये करेंगे, पेंट करेंगे और प्रॉपर पेंट करेंगे, ताकि जो उसे स्कैन करके ऑप्टिकली उसको रीड किया जाएगा तो फिर कंप्यूटर उसके ढंग से ऑप्टिकली उसको रीड कर सके, इसीलिए उसका नाम OMR पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है, यानी देश बंधु की उपाधि किनको दिया गया है?
तो इसका जो सही उत्तर है 12वां का कि देश बंधु की उपाधि जो दिया गया है वो चित्तरंजन दास जी को दिया गया है। इनसे संबंधित और भी प्रश्न बनेंगे क्योंकि 1923 में इन्होंने जो है ये मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। उसके बाद 1922 में जो बिहार में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, बिहार का दूसरा अधिवेशन था, वैसे तो 37वां अधिवेशन था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहार का दूसरा अधिवेशन जो गया में हुआ 1922 में, उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ही किए थे। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके साथ मिलकर के, तो ये पंडित मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, वो चित्तरंजन दास ही थे और इन्हें देश बंधु के उपाधि से सम्मानित किया गया, यानी देश बंधु के रूप में इन्हें जाना गया है। अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है कि गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, तो यह समझौता किससे संबंधित था, यानी उस वक्त कौन सा आंदोलन चल रहा था जिससे लेकर के गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में दिल्ली में समझौता हुआ, इसलिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस 13वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन उस वक्त चल रहा था 1930 में। याद रखिएगा महात्मा गांधी जी जो है वो अपने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायी के साथ निकले थे। कब? 12 मार्च 1930 को निकले थे और 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी नमक बना करके नमक कानून तोड़े और उसके बाद पूरे देश में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उसे नमक आंदोलन के नाम से भी जाना गया। उसी वक्त बिहार के बेगूसराय जिला में चौकीदारी कर के विरुद्ध भी आंदोलन चल रहा था। तो उसके बाद जो है जब ये आंदोलन पकड़ा, फिर 1931 में ये जब लंदन में टेबल का ये कॉन्फ्रेंस हुआ, यानी गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। तब लगा कि नहीं, अब एक समझौता होना चाहिए। तो फिर गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ और उस समझौता के तहत ये बात रखी गई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में होना है उसमें कांग्रेस हिस्सा ले। ये सारी बातें उसमें हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर पूरे बखान के साथ करते हुए आपके साथ चलेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चौरा चौड़ी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो ये जो चौरा चौड़ी नामक प्रसिद्ध स्थल है यह किससे संबंधित है, तो यह तो पहली बात कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह इसलिए जाना जाता है महत्वपूर्ण रूप से क्योंकि 1922 में जब उस वक्त ये चल रहा था, कौन, असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान इसमें जो है चौरा चौड़ी जगह पर एक थाने में आग लगा करके बहुत सारे पुलिसकर्मी उसमें मारे गए थे। गांधी जी चूंकि हिंसात्मक किसी भी घटनाओं में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे और वापस लेने के पश्चात जो है बहुत सारे लोग नाराज हो गए। इसीलिए चित्तरंजन दास जी जो है वह 1923 में गांधी जी से नाराज थे क्योंकि वो असहयोग आंदोलन अचानक से वापस लिए थे। तो उन्होंने जो है एक अलग पार्टी स्वराज दल के नाम से पार्टी का गठन किया था और ये चौरा चौड़ी कांड के बाद ही गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिए थे। और असहयोग आंदोलन क्यों चल रहा था, तो 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उसके बाद जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटनाएं हुई उसी के विरुद्ध जो है असहयोग आंदोलन चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये स्थगित कब हो गया असहयोग आंदोलन, तो चौरा चौड़ी कांड के बाद, जहाँ पुलिसकर्मियों को एक थाना में आग लगाने के बाद जला दिया गया था। और ये जगह कहाँ स्थित है, तो ये चौरा चौड़ी में स्थित है। चौरा चौड़ी जो है ये गोरखपुर में स्थित है। घटना कब की है, 1922 की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बहुत सारी लिपि यहाँ दे रखी है, देवनागरी है, सिंधी है, गुरुमुखी है। इसमें से पंजाबी भाषा को लिखने की लिपि कौन सी है, तो पंजाबी भाषा को लिखने की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवनागरी में हिंदी लिखी जाती है। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि जो है वह फारसी है, यानी उर्दू को फारसी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, इंग्लिश को रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं और हिंदी को जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, पंजाबी को गुरुमुखी के स्क्रिप्ट में लिखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे स्क्रीन पर
कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि थी, यानी अशोक ने जो अपने शिलालेख लिखवाए थे बहुत सारे जगहों पर, तो उनमें उसकी क्या लिपियां मौजूद थी उस वक्त, किस लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे जाते थे। तो वो जो लिपि थी अशोक के शिलालेख की वह थी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर डी इसका 16वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है यह किस वर्ष हुई, तो इसका सही उत्तर के रूप में ऑप्शन जो जाना जाएगा 17वां नंबर प्रश्न का कि 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि उससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था और इसी के तहत जो उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया कि साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए। और इसके बाद समझिए तो पूरे 34 साल के बाद जो है दूसरी शिक्षा नीति मुख्य रूप से आई है, वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के नाम से जाना जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहिए या राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कहिए, तो पूरे 34 साल के बाद। हालांकि 1986 के बाद जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से 1992 में भी एक शिक्षा नीति में थोड़ा बहुत बदलाव आया था, और RTE 2009 में आया है, यानी राइट टू एजुकेशन, ये 2009 में आया है, जिसकी जो लागू हुआ है वो RTE 2009 जो है यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। लेकिन अगर शिक्षा नीति की बात की जाए तो 1986 के बाद जो है वह प्रमुख रूप से 2020 में आया है, जो कि NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लोग कहते हैं, तो उसे 2020 के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था। तो शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सैडलर आयोग की नियुक्तियां की गई थी, इस 18वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है कि 1917 में सैडलर आयोग आया था। ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। देश के अलग अलग राज्यों की जो राजभाषाएं हैं वो अब उस हिसाब से है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 8 में भारतीय संविधान अनुसूची 8 में जो है यह 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो इस 22 भाषाओं में जो है ये कितना है 22 भाषा, उसमें से सभी राज्य के अपने अलग अलग राजभाषाएं हैं, लेकिन एक राज्य भारत का ऐसा है जहां की राजभाषा अंग्रेजी है, वह राज्य है नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बिहार की राजभाषा की बात की जाए तो बिहार का जो राजभाषा है वह कौन सा है, वह है हिंदी, और द्वितीय राजभाषा जो है वह उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि अनवारे सुहैली किसका अनुवाद ग्रंथ है, यानी इनमें से किस ग्रंथ को अनुवाद करके किया गया और अनवारे सुहैली के नाम दिया गया। अनवारे सुहैली जो है या ये क्या बोलते हैं फारसी भाषा का लफ्ज है अनवारे सुहैली, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि यह पंचतंत्र को अनुवाद करके अनवारे सुहैली का नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 20वां नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, यानी दूध की जो शुद्धता मापने का यंत्र है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से। और दूध से जो दही बनने की क्रिया है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन के रूप में भी जाना जाएगा, दूध से दही का बनना कौन सा क्रिया जाना जाता है, तो उसको रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। यह भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के वजह से ही दूध से दही जमता है। तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर उसी से कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है 22 है कि डायनमो का कार्य क्या है, जो कि भौतिकी रसायन का प्रश्न है, भौतिकी यानी विज्ञान का प्रश्न है। डायनमो का कार्य ये होता है कि डायनमो मुख्य रूप से जो है यह एक इस प्रकार का यंत्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। डायनमो क्या करता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, उसको किसमें, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तन करता है। यानी ये समझिए कि मशीन से ऊर्जा प्राप्त करता है और विद्युत का उत्पादन करता है। तो हर जनरेटर में एक डायनमो लगा होता है जो कि विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 23, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। कि हड्डियों और दांतों में यानी जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान है
तो हम सभी जानते हैं कि हड्डी और दांत में मुख्य रूप से जो है वो कैल्शियम की मात्रा विद्यमान होती है। कैल्शियम के कमी की वजह से जो है हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। हड्डी की कमज़ोर की जो बीमारी है वो रिकेटस के नाम से जाना जाता है, और इसके लिए क्या है कि कमज़ोर ना हो उसके लिए है कि विटामिन डी का हम लोग को जो है सेवन करते रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि कैल्शियम फॉस्फेट जो है वह हड्डियों और दांतों में रासायनिक पदार्थ के रूप में मौजूद रहती है। ये कैल्शियम फॉस्फेट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस अम्ल का उपयोग डिहाइड्रिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी निर्जलीकरण के रूप में, निर्जलीकारक के रूप में इसका कौन सा ये का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर के रूप में जो है ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि H2SO4 का जो इस्तेमाल है, जिसको जो है बैटरी अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि हम लोग के आमाशय रस में मौजूद होते हैं। एसिटिक अम्ल है जो कि सिरका में मौजूद रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। विलय और विलयन में क्या किसको कहेंगे, याद रखिएगा कि जैसे अगर हम लोग शरबत बनाते हैं तो शरबत जो है वो विलयन हो गया। शरबत क्या हो गया, विलयन हो गया। चीनी उसमें घुला, वो विलय हो गया। और पानी में चूंकि चीनी घुला है तो पानी हो गया विलायक, और पानी में चीनी घुलने से जो शरबत बना तो शरबत विलयन हुआ। क्या क्या हुआ, शरबत नाम जो है, जो यानी पानी में चीनी घुला हुआ जो रूप है वह विलयन हुआ। पानी जिसमें चीनी घुला है यानी वो अपने अंदर घुलाने की शक्ति रखी है तो वो क्या हो गया, विलायक हो गया। चीनी जो कि उसमें घुल गया, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है अब, वो विलय हो गया। तो विलय को यानी जो पदार्थ घुला हुआ है उसको विलयन से अलग करने का जो ये है, पृथक करने का जो तरीका है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि उसको जानते हैं इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। जब हम लोग गर्म करते हैं धीरे धीरे जो है विलायक जो है वो इवेरप होकर वाष्प होकर के उड़ जाता है, और विलय जो है जो उसमें घुला रहता है वो नीचे जमा हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है। तो वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस है, वो उपस्थित गैस है हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन सबसे अधिक 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, अन्य भी गैस है, हीलियम भी मौजूद है ना। तो जो उपस्थित गैस नहीं है वह है क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो है वह वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि हवा में जो है वह क्लोरीन गैस मौजूद हमें नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो समुद्र के पानी से चूंकि नमक निकालना है तो पानी को इकट्ठा करके वहाँ पर भी हम लोग उसमें क्या करते हैं कि इवेपोरेशन ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम लोग उस पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित होकर के वह उड़ जाता है और ऊपर चला जाता है वाष्पित होने के बाद, और नीचे जो है अवसाद के रूप में जो जमा होता है फिर उसे हम लोग नमक बनाते हैं, फिर उसे रिफाइन करके हम लोग अपने अपने घरों में इस्तेमाल के लिए उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ऊर्ध्वपातन कौन सी प्रक्रिया है, तो इसमें क्या है कि किसी ठोस पदार्थ को, ऊर्ध्वपातन में किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर ये बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, इसको ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है कि किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी यानी जो वनस्पति घी है उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो ये तेल को जो है वनस्पति घी के रूप में जो बदलने की प्रक्रिया है इसको जाना जाता है हाइड्रोजनीकरण के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 28वां नंबर प्रश्न का दोस्तों सबसे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है। अभी पिछले प्रश्न में हम लोग इस पर चर्चा किए थे कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वह है कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल, ये बैटरी में जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, और हमारे लोग के आमाशय में जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका में पाया जाता है। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका इसमें कवर हो जाएगा, आप अंत तक बने रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों की भी शेयर कीजिए। अंत में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितने प्रश्नों को किया है, आपको प्रश्न कितने पसंद आए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो
तो खनिजों एवं चट्टानों में जिस तत्व की अधिकता होती है वह तत्व है कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 31 है कि सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ जो सबसे अधिक यौगिक बनाए जाते हैं हम सभी जानते हैं कि वो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के सबसे अधिक यौगिक बनाते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। किसके? हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। खासकर पूरा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ग्रुप जो है वो सभी हाइड्रोकार्बन है। जैसे सी मिल करके बनाया मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सभी जो है ये क्या हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन सबसे अधिक बनाते हैं और हाइड्रोकार्बन के नाम से वो जाने जाते हैं। याद रखिएगा किसके साथ? तो कार्बन के साथ। कौन बनाता है? हाइड्रोजन। किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। हम लोग के जो घरों में एलपीजी गैस इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, इसमें जो है प्रोपेन की मात्रा अधिक होती है और यह भी जो है एक हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। तो राज्य में जो विधानसभाओं हैं उसका गठन जो है यह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अनुच्छेद 170 के तहत जो है इसका गठन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है। यानी राज्य जो भारत में वर्तमान 28 राज्य हैं, तो किसी भी राज्य की विधानसभाओं में, याद रखिएगा विधानसभा के लिए यह स्कीम है, वीएस लिखे हम विधानसभा, कि 500 से अधिक नहीं, 500 से अधिक नहीं और 60 से कम नहीं, यानी 60 से कम उस विधानसभा में सदस्य नहीं हो सकते हैं और 500 से अधिक भी नहीं हो सकते हैं। सबसे अधिक जो है वह कहाँ है? वह है उत्तर प्रदेश में 404 विधानसभा के सदस्य वहां से निर्वाचित होते हैं। तो 500 से अधिक नहीं हुए और 60 से कम नहीं हो सकते हैं, यह संविधान में ऐसा प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय संविधान में प्रावधान है, एक राज्य अपवाद के रूप में है। वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है ऑप्शन नंबर सी, यानी सिक्किम। और यहाँ जो है 32 कुल सदस्य निर्वाचित होते हैं, 60 नहीं होते हैं। कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 32 सदस्य निर्वाचित होते हैं और उसमें से भी जो है 32 में से 12 समुदाय जो है 12 जो है वहाँ के बीसी समुदाय के लिए आरक्षित सीट है। तो यहाँ के संविधान में जो 60 ये है, तो उसके हिसाब से सिक्किम में न होकर के सिक्किम में कैसा अपवाद राज्य है जहाँ की विधानसभाओं में केवल 32 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार विधानसभा के सीटों की संख्या, हम सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है, तो वह है 243। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विधानसभा 243, राज्यसभा में 16, विधान परिषद जो कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है उसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। तो यहाँ याद रखिएगा लोकसभा बिहार से कितने निर्वाचित होते हैं? 40। विधानसभा के सदस्य कितने होते हैं? 243। राज्यसभा के सदस्य कितने निर्वाचित होते हैं? 16। विधान परिषद के सदस्य कितने निर्वाचित होते हैं? 75, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 है कि सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति जो है वो लोकसभा का निर्वाचन में मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। निर्वाचन में मतदान करने के लिए तो उम्र सीमा 18 वर्ष है, लेकिन जो है ये 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति न लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं न राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए उम्र सीमा निर्धारित है 25 वर्ष। तो राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो प्रत्येक राज्य में 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर 2019 से पहले, यानी जब आर्टिकल 370 था उससे पहले वहाँ के विधानसभाओं में 6 वर्ष तक के लिए निर्वाचन होते थे। लेकिन चूंकि 2019 में जो है आर्टिकल 370 को ये कर दिया गया है, उसके बाद उसे 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। तो अब भारत में ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक का है। जितने भी विधानसभा है वो मैक्सिमम जो कार्यकाल का ये है वो 5 वर्ष का है। पूर्व में भी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो 5 वर्ष से पहले भी निर्वाचन की स्थिति उत्पन्न होती है या फिर 5 वर्ष पर चुनाव होना तय रहता है। अगला प्रश्न 36 है कि विधान सभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार
को कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? तो विधानसभा के लिए जो है वो 25 वर्ष का होना चाहिए, मतदान करने के लिए 18 वर्ष। पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष उम्र निर्धारित है और विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। लोकसभा के लिए भी जो है वो 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए जो उम्र है वो 30 वर्ष उम्र है। याद रखिएगा, केवल मतदान करने का उम्र 18 वर्ष है। पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष। ये उम्र इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। उससे कम उम्र का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो क्वेश्चन नंबर 37 है कि विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा होता है? तो कोरम पुराने के लिए जो है यह कुल संख्या का 37वां का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 1/10 यानी 1/10 जो है हिस्सा चाहिए कोरम पूरा करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे स्क्रीन पर कि विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? तो किसी भी विधानसभा का जो सत्र है वो वर्ष में कम से कम 2 बार जरूर आहूत होना चाहिए। 2 बार से कम अगर किसी विधानसभा का सत्र आहूत नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे स्क्रीन पर कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हुए रहते हैं वही उनका चुनाव करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 40वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो अस्थायी विधानसभा सदस्यों की जो नियुक्तियाँ हैं वह राज्यपाल करता है। जिस प्रकार ये लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, उसी प्रकार राज्य में जो है यह प्रोटेम स्पीकर राज्य की विधानसभाओं में जो ये अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक लाभकारी साबित होगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।